हरियाणा एसईएस के पार्ट 2 का जो पेपर बजट एंड ट्रेजरी रूल्स में फाइनेंशियल हैंडबुक नंबर 4, जो कि हमारी पंजाब बजट मैनुअल की बुक है। तो यहाँ आज हम इसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं कि जो पंजाब बजट मैनुअल है इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इंट्रोडक्टरी मतलब उसी के बारे में है। तो सबसे पहले बात करें कि ये पंजाब बजट मैनुअल है तो बजट से रिलेटेड है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कह रहे हैं, वो एक ही वर्ड है। तो आर्टिकल 202 जो है हमारा संविधान, तो उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर में स्टेट का जो एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं, तो बजट तो वही है, उसके एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसे हम एनुअल स्टेटमेंट या बजट कहते हैं। यह स्टेटमेंट फिर स्टेट के जो लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो यहां पर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर शो चार्ज्ड एंड वोटेड, यानी कि अब जो बजट रहता है इसमें चार्ज्ड एक्सपेंडिचर अलग से दिखाया जाता है, वोटेड एक्सपेंडिचर अलग से, रेवेन्यू का अलग से, और बाकी के जो खर्चे हैं वो अलग से दिखाए जाते हैं। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डायरेक्टली लिए जाते हैं उनमें लेजिस्लेचर के द्वारा वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे गवर्नर के कोई अलाउंस, हाईकोर्ट जज के वेतन वगैरह जो रहते हैं। जबकि वोटेड के लिए लेजिस्लेचर के अप्रूवल यानी कि उनकी वोटिंग की जरूरत होती है। ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्कीम या जैसे बाकी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके ऊपर खर्च होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग जैसा होता है, सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया। दूसरे खर्चे जो नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए जो होते हैं वो खर्चे रहते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज्ड और वोटिंग, इनको अलग अलग दिखाते हैं सेपरेटली, और डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू को भी अलग से यहाँ पर दिखाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, की गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर 3 पार्ट में दिखाया गया है। एक कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी और तीसरा पब्लिक फंड। अब इन तीनों के बारे में बताया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है ये आर्टिकल 266 में इसका विवरण आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी रेवेन्यूज की प्राप्ति है, यानी कि रेवेन्यू जो रिसीव किया जाता है, ट्रेजरी बिल्स या फिर लोन के माध्यम से जो रेज किया गया हो वो पैसा, और लोन की रीपेमेंट जो हो रही है उससे कोई भी अगर धन प्राप्त होता है वो इसमें शामिल होता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड है इससे खर्चा तभी किया जा सकता है जब वो कानून के द्वारा अनुमति प्राप्त हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो निर्धारित जो पर्पज और मैनर हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से खर्चा किया जा सकता है। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि उनके बिना नहीं यूज किया जाएगा। फिर दूसरा है कंटिंजेंसी फंड, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये इमरजेंसी में जब काम आता है। तो आर्टिकल 267 का जो 2 है, तो ये फंड इम्प्रेस्ड की तरह काम करता है। इसमें जो अनफोर्सीन कोई खर्चा आ जाता है, अचानक से बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो अनफोर्सीन या कंटिंजेंसी जो होती है उसके लिए ये यूज किया जाता है और ये इम्प्रेस्ड की तरह होता है। तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, इम्प्रेस्ड की तरह काम करता है। इसमें लेजिस्लेचर की बाद में ऑथराइजेशन की आवश्यकता होती है।
अब और डिटेल में अगर देखना हो तो इसमें जो पंजाब कंटिजेंसी फंड एक्ट, अब ये बुक है, ये पुरानी पंजाब फाइनेंशियल जो रूल्स वॉल्यूम 1 का चैप्टर 17 है, उसमें भी अनेक्शर दिया गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको और बाकी यहाँ भी मिल जाएगी। बाकी आपके एग्जाम में आपकी बुक जो है उसमें ये दिया गया है। पब्लिक अकाउंट, इसमें वो रिसीट्स और डिसबर्समेंट शामिल होती हैं जो कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होती हैं, जैसे कि डिपॉजिट, रिजर्व फंड्स और रेमिटेंसीज। तो डिपॉजिट हो, रिजर्व फंड या रेमिटेंस, वो जो कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होगा वो आपका फिर पब्लिक अकाउंट में रहेगा। तो पब्लिक अकाउंट का जो उपयोग है वो लेजिस्लेचर की वोटिंग है उसके अधीन नहीं होता, क्योंकि यह कंसोलिडेटेड फंड से इश्यू किया गया पैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 3 पार्ट में जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट अकाउंट्स का वो बांटा गया है कि इन 3 टाइप्स में रहता है कि जो लेजिस्लेचर की वोटिंग की जरूरत होती है कंटिजेंसी में यूज करने के लिए, और एक पब्लिक, जैसा कि नाम बता रहा है कि पब्लिक का पैसा है तो इसमें लेजिस्लेचर की वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। 1.3 डिविजन्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। अभी हमने बात की कि जो गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड था उसके डिविजन्स की बात करते हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पब्लिक डेट। तो कंप्राइजिंग डेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड को डिवाइड किया गया है। तो रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या दिया गया है? तो गवर्नमेंट की जो करंट इनकम या उससे जुड़े जो एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है, तो करंट इनकम हो गई और उसका जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का रिकॉर्ड होता है। तो करंट इनकम का जब भी जिक्र आएगा यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया है। तो इनकम के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे टैक्सेस हैं, सर्विस रेंडर की गई है उसकी कोई फीस हो, कोई फाइन लगाया गया, कोई पेनल्टी हो, खर्चे किस प्रकार के हो, जो इस इनकम में से कोई भी खर्चा जो पूरा किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कभी इनकम या जो एक्सपेंडिचर है इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो सरप्लस या जो डेफिसिट होता है यानी कि अधिक हो जाएगा या कमी होगी, जो भी होगी तो उनका डिफरेंस सरप्लस या डेफिसिट होता है। आगे कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहा है कि ये अकाउंट उन एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है जो कंक्रीट एसेट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है तो जो कंक्रीट एसेट जिससे बढ़ती है, या फिर कहें कि रिकरिंग लाइबिलिटीज को कम करने के पर्पज से, उस उद्देश्य से जो भी खर्चा किया जाता है। अब इसमें सिर्फ खर्चा नहीं, कुछ रिसीट्स भी होती हैं। तो नॉर्मली अगर हम कहें तो ये इंक्रीज कंक्रीट एसेट एंड रिड्यूस रिकरिंग लाइबिलिटीज। और इसमें और क्या क्या शामिल है? रिसीट्स भी होती हैं, यानी कि एसेट्स की बिक्री से प्राप्त अगर कोई रिसीट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सेट ऑफ के रूप में उपयोग किया जाता है कि कभी और आगे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है, वहां पर उसे उपयोग यानी कि सेट ऑफ करना हो। तो ये जो सारा पैसा है ये आता कहाँ से है, क्या इनके सोर्स क्या है? हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये बोरोड फंड्स होते हैं या फिर एक्यूमुलेटेड जो कैश बैलेंस हैं या फिर बोरोड फंड्स हैं, ये आपका कैपिटल अकाउंट। पब्लिक डेट की अगर हम बात करें तो
ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए लोन या उनसे जुड़े जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड है। तो प्योरली टेम्परेरी नेचर क्लास्ड एज फ्लोटिंग डेट, यानी कि टेम्परेरी लोन जैसे ट्रेजरी बिल्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी कि गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए काम चलाने के लिए जो एडवांसेस लेने पड़ते हैं, तो एक थोड़े टाइम के लिए जरूरत पड़ती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस रहते हैं। और कोई दूसरे एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर लोन्स क्लासिफाइड एज परमानेंट डेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द गवर्नमेंट। कि परमानेंट डेट मतलब लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो दिए गए लोन्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय गवर्नमेंट, इसका हो गया। इनके फिर रीपेमेंट और जो रिकवरी होती है वो भी इसी में शामिल होती है। तो ट्रांजैक्शंस कनेक्टेड विद दीज आर रिकॉर्डेड अंडर, इनसे जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में ये जिक्र किया है कि ओ पब्लिक डेट, पी लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्यू स्टैंड्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किनको रिकॉर्ड करते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि ये पब्लिक डेट है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। आपके एग्जाम पर्पज से अगर पब्लिक डेट की बात करें तो यहाँ पर जो रिकवरीज ऑफ द लेटर, यहाँ तक आपका थ्योरी पोर्शन में लिखने के पर्पज से बनता है। 1.4 डिविजन्स ऑफ पब्लिक अकाउंट। तो गवर्नमेंट अकाउंट्स को 3 पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी और तीसरा हमारा हो गया पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड के जो डिविजन्स हैं वो हमने देख ली। कंटिंजेंसी सीधा आकस्मिकता के समय पर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर का जो होता है। अब बात करते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट है उसकी डिवीजन क्या क्या है। तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट के जो डिवीजन है, किसको डिवाइड किया गया है, वो है डेट एंड डिपॉजिट्स और दूसरा रेमिटेंसीज। तो ये जो डेट एंड डिपॉजिट की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड के ये डेट हेड्स में नहीं आते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है और कंसोलिडेटेड फंड के डेट हेड में नहीं आते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड के डेट हेड में आ गए तो वो वहां पर हो गए कंसोलिडेटेड फंड में। लेकिन ये तो पब्लिक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो रिसीट्स और पेमेंट का रिकॉर्ड है लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड के डेट हेड में नहीं आते हैं। वो पब्लिक अकाउंट जिनके लिए गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी होती है कि वह रिसीव्ड मनी को फिर वो रीपे करे। जिन अमाउंट्स को गवर्नमेंट ने पे किया है उन्हें रिकवर करने का गवर्नमेंट को क्लेम होता है। तो इसमें कोई पहले से लोन्स या रीपेमेंट है तो गवर्नमेंट द्वारा कोई पेमेंट की गई है उसकी रिकवरी है, वो सब डेट एंड डिपॉजिट्स में शामिल होते हैं। तो फिर ये रेमिटेंसेस क्या है? तो रेमिटेंस जो है एक एडजस्टिंग हेड है। एडजस्टिंग हेड का मतलब जब ट्रेजरीज के बीच में जब कैश रेमिटेंसीज होती हैं उनको दिखाता है। एक प्रकार से ये बिचौलिया टाइप हो गया कि जो एडजस्टमेंट कर रहा है, पैसा जमा करवा दिया, उधर से वो आगे उसको निकालकर पेमेंट जो होनी है, यानी कि बीच में जो रेमिटेंसेस, इसके बीच में एडजस्टमेंट यानी कि एक बिचौलिया टाइप रहेगा जो कोई भी रेमिटेंस होती है। तो ये अलग अलग जो अकाउंटिंग सर्कल हैं उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है कि यहाँ पर ठीक है रेमिट दिखा दिया, यहाँ से फिर उसके दूसरे सर्कल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ये बीच में रहता है। रेमिटेंसीज का मतलब है कि अब वो आगे कहीं और कहीं दूसरा पेमेंट उसको करेगा, तो ये तो सिर्फ बीच में है, बिचौलिया है। तो एडजस्टमेंट जो वर्ड है वो ज्यादा सुटेबल है कि ये एडजस्टिंग हेड्स को
शामिल कर लेता है। तो ट्रेजरीज के बीच में कैश रेमिटेंसीज को दिखाता है और अलग अलग अकाउंटिंग जो सर्कल हैं उनके बीच में ट्रांसफर दिखाते हैं। इनिशियल डेबिट्स और जो क्रेडिट्स हैं, तो इन हेड्स के अंतर्गत जो इनिशियल डेबिट्स या क्रेडिट का जो जिक्र है उन्हें बाद में फिर कॉरस्पॉन्डिंग रिसीट्स या पेमेंट में एडजस्ट किया जाता है। और जब उनको फिर हम एडजस्ट करते हैं तो उनको एडजस्ट जब किया जाएगा तो उसी अकाउंटिंग सर्कल में या किसी दूसरे अकाउंटिंग सर्कल में भी कर सकते हैं। तो सेकंड डिवीजन जो एडजस्टमेंटिंग हेड्स है, जहां पर रेमिटेंसीज शो होंगी, तो यहां पर जो ट्रांजैक्शन है कैश बिटवीन ट्रेजरी और जो डिफरेंट अकाउंटिंग सर्कल हैं उनके बीच में होगा। इनिशियल डेबिट्स और क्रेडिट जो इसमें है आर क्लियर्ड, वो क्लियर किए जाएंगे, जो कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी रिसीट की या पेमेंट की जो भी एंट्री है वो भले ही उसी सर्कल की हो या फिर दूसरे की हो, फिर वो क्लियर हो जाता है। तो इनिशियल डेबिट्स और क्रेडिट जो इस डिवीजन के हेड में आते हैं वो फिर क्लियर हो जाते हैं। 1.5 Structure of accounts and estimates. In respect of consolidated fund is divided into major head of the accounts. तो मेजर हेड है, उसको फिर माइनर हेड में या इसका सब मेजर हेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो लैंड रेवेन्यू 029 वगैरह ये पुराने हो चुके हैं। इसके बाद ये बुक रिप्रिंट यानी कि 1986 की, उसके बाद नहीं है। तो अभी आपका जो लैंड रेवेन्यू 0029 एज ए रिसीट, 2029 लैंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां पर ये पुरानी बुक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में जब लिखें। तो ये स्ट्रक्चर जो है लिस्ट ऑफ मेजर हेड माइनर हेड में, वहां पर और ज्यादा डिटेल्स में अच्छे से बताया गया है कि दोनों में रेवेन्यू और जो रिसीट है और एक्सपेंडिचर जब हो रहा है उसमें अलग अलग लिखना होता है, इनकी उसकी नंबरिंग अलग अलग होती है। अब तो ये सेक्टर्स वगैरह बने हैं, जो 5 ईयर सिस्टम है वो यहां पर इस बुक में मेंशन नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो मेजर हेड के नीचे सब मेजर हेड भी हो सकता है या फिर माइनर हेड होगा। माइनर हेड में फिर सब हेड, डिटेल्ड हेड, और जो लास्ट में अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन यानी कि जो डिटेल्ड हेड पे ऑफ ऑफिसर्स है, पे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, अदर अलाउंसेस एंड ऑनरेरिया, कंटिजेंसीज, ग्रांट इन एड, कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस, ये सारे आपके डिटेल्ड हेड है, प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो ये जो हेड के कंसर्न इसमें बताया गया है। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं। तो 1.6 आपका चैप्टर 1 में। इसके अलावा आपका जो अपेंडिक्स बी है, अपेंडिक्स बी में पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर ट्रीटेड एज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूरी डिटेल बताई गई है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपके अपेंडिक्स बी में चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में पूरी जानकारी है। इन एक्सप्लेनेटरी नोट्स को छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम पर्पज से ये जो पॉइंट्स हैं ई तक हो गए और फिर आगे भी पॉइंट्स दिए गए हैं। इससे आगे हम देखेंगे तो जितने भी आपके चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बनते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो हमारा जो पैरा 1.6 है कि आर्टिकल 203 के अनुसार जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं उनका जो अनुमान है, एस्टिमेट है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। हालांकि जो एक्सपेंडिचर है उस पे
चर्चा हो सकती है जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरे एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट जो है एक तो चार्ज्ड को अलग से दिखाएगा और जो बाकी के खर्चे हैं उन दोनों को वो अलग दिखाएगा। तो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर की जो हमारा अपेंडिक्स बी है वहां पर सारी डिटेल है, ये यहां पर बताया भी गया है। तो बजट जो भी होगा उसमें एक्सपेंडिचर का हम एस्टिमेट जो देंगे वो दो भागों में रहेगा, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, प्रिपरेशन ऑफ बजट 1.7। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो जो प्रिपरेशन ऑफ बजट है इसका मतलब कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करता है बजट और वो कलेक्ट करता है डाटा, बहुत जो उसके नीचे डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स हैं वहां से इकट्ठा किया जाता है। तो बजट में इंक्लूड होता है इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर, कोई नया प्रोजेक्ट, मेजर वर्क या कोई दूसरी फाइनेंशियल डिटेल हो, वो सब शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है बजट तैयार करना। बजट बनाने के लिए ना फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ये एक प्रकार से कहें कि अधिकार है कि वो जो एचओडी है या कोई दूसरी अथॉरिटी है उनसे एस्टिमेट्स तैयार करने के लिए जो भी जानकारी उसे चाहिए एफडी को, वो उनसे मांग सकते हैं। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है एचओडी है वो अपनी जानकारी और नीचे लेवल से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट या कोई दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो उनसे प्राप्त करते हैं जो कि रेवेन्यू रिसीट करते हैं, क्योंकि प्राप्ति करते हैं, कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू को, या फिर वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं इनकी खर्चा करते हैं। अब ये तो बात होगी कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन एचओडी से लेता है एफडी, एफडी से मतलब मांगेगा एचओडी से, एचओडी फिर आगे वो जो भी डिस्ट्रिक्ट या कोई दूसरे ऑफिसर्स हैं उनसे लेगा जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं या फिर खर्चा करते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन लेकर बजट की प्रिपरेशन होती है। अब जो ये बजट फ्रेम किया जाता है एफडी के द्वारा, फिर वो सबमिट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट इज ए कंपाइलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट। क्या क्या एस्टिमेट लेकर उसको कंपाइल करके भेजता है कि जो भी इनकम है उसका एस्टिमेट, ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट, कोई नया एक्सपेंडिचर है तो उसका शेड्यूल, मेजर माइनर वर्क की जो लिस्ट है वो देता है। और ये इंग्लैंड वाला तो रोल खत्म हो चुका है। द स्टेटमेंट ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सेस एंड सरेंडर्स, कि कभी कोई खर्चा ज्यादा हो गया, एक्सेस हो रही है कि जितने का बजट था उससे ऊपर चला गया, एक्सेस हो गई, कम खर्चा हो रहा है तो सरेंडर कर दिया। इन सब को कंसोलिडेट करके यानी कि फिर एफडी फ्रेम करता है। दीज सीरियल आइटम्स हैव टू पास थ्रू मैनी हैंड्स, यानी कि जब ये तैयार हो रहा है, जब कंपोनेंट्स ये जो आगे एफडी में कर रहे हैं तो वहां तक सीधा नहीं जाता है, ये कई हाथों से गुजरता है। एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी डील्ड विद कलेक्टिंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर। सिंपल वर्ड्स में सीधी बात करते हैं कि जो इनकम और ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है तो वो कलेक्टिंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर्स सबसे पहले ये अधिकारी तैयार करते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एस्टिमेट की फिर जांच करते हैं, अकाउंटेंट जनरल इन एस्टिमेट को वेरीफाई करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की गहन जांच के बाद इन्हें प्रिंट किया जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि फाइनल रूप से इन्हें फिर से रिव्यू करते हैं, और जो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर एंड मेजर माइनर जो वर्क्स हैं उसमें जो एचओडी है शेड्यूल और लिस्ट तैयार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस डिपार्टमेंट इन प्रोपोजल्स को फंड अवेलेबिलिटी और जो अर्जेंसी है उसको देखते हैं, उसी के आधार पर फिर स्क्रूटनाइज भी करते हैं। और फिर जो
फाइनल अप्रूवल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही मिलता है विद रेफरेंस टू द फंड्स अवेलेबल एंड कंपैरेटिव अर्जेंसी ऑफ द प्रपोजल्स, कि जो भी कितना अर्जेंट है, फंड अवेलेबल है या नहीं है, ये उनके हिसाब से होता है। फिर आगे बताया है कि जब कभी भी ये जो अकाउंट उसमें तैयार किया जाता है, फिक्स्ड टाइमलाइन, टाइमली सबमिशन होना चाहिए, तो these estimates have to be printed and presented to the assembly without fail on the fixed day। ओवरऑल इसमें जो कुछ बताया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक फिक्स टाइमलाइन होती है कि बजट एस्टिमेट एक फिक्स्ड डे पर असेंबली में प्रस्तुत करना जरूरी है, अनिवार्य है। इसके लिए पूरे प्रोसेस को एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अनुसार चलाना होता है, जिससे क्या है सख्ती से पालन होगा तो ये सब समय पर काम हो जाएंगे। और सबमिट करना है टाइमली कि सभी ऑफिसर्स को अपने एस्टिमेट जो भी तारीख निश्चित की गई है उस तारीख तक सबमिट कर देने होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी निर्धारित जो डेट या तिथियां हैं उसके बाद कोई भी नई एक्सपेंडिचर प्रपोजल है वो स्वीकार नहीं की जाएगी, भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। तो कोई भी फ्रेश प्रपोजल नहीं होगा which may disclose themselves however administratively, भले ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फिर लेट अल्ट्रेशंस का जो रिस्क है, मतलब इसमें यदि मैनुअल में जो तारीख तय की गई है उनमें तारीखों के बाद अगर कोई बदलाव अगर होता है तो क्या दिक्कत आती है, रिस्क क्या है? तो ये रिस्क ये है कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना हो जाती है, बजट फिक्स डे पर असेंबली में फिर प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। प्रिंटिंग के समय किसी एक फिगर के बदलने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी अगर फिगर चेंज कर दिया है तो पता नहीं कहां कहां वो फिगर यूज होकर उसका जो टोटल हुआ है, तो बहुत सारे टोटल्स उसके बदले जा सकते हैं, तो काफी एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। अब जो भी ड्यू डेट्स हैं वहां उस तब तक अप्रूव्ड जो फॉर्म्स है, यानी कि प्रपोजल चाहे कितने भी डिजायरेबल हों, यदि ड्यू डेट तक अप्रूव्ड फॉर्म में फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्राप्त नहीं होते हैं तो उन्हें बजट में जगह नहीं दी जाती है। एक्सेप्ट ऑन द नेसेसरी फीचर्स ऑफ द बजट दैट प्रपोजल्स हाउएवर डिजायरेबल which are not before the finance department in approved form by due dates, यानी कि ड्यू डेट तक नहीं आए तो ये बजट में शामिल नहीं होंगे, उनको जगह नहीं दी जा सकती बजट में। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 1.10 कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उनके जो एस्टिमेट है वो रिवाइज्ड बजट में इंक्लूड होते हैं फॉर द करंट ईयर, कि जो बजट एस्टिमेट था उसके बाद कोई खर्चा ज्यादा हो जाता है, कहीं खर्चा कम हो जाता है, यानी कि कहीं पर हो गया एक्सेस तो कहीं पर कम हुआ तो वो अमाउंट जो बची रहेगी है वो सरेंडर हो जाती है। तो एक्सेस एंड सरेंडर की जो स्टेटमेंट जाती है एचओडी के द्वारा एफडी में, एफडी फिर उनको देखता है, उन्हीं फिगर्स को वो फिर यूज करके एस्टिमेट को रिवाइज कर देता है, जो कि आने वाले समय में एक गाइडेंस का काम करती है कि जो अगले साल के जो एस्टिमेट होंगे, क्योंकि ये फिर एक्चुअल में जो हुए हैं वो है फिगर, कि अब जहां हमने इतना बजट देखा था अब इसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है इस फील्ड में, कहीं पर कम हो रहा है, तो अगले साल के एस्टिमेट तैयार करने के लिए गाइड के रूप में काम करता है। तो रिवाइज्ड जो बजट के एस्टिमेट की बात करें तो करंट ईयर के जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उनका एक बेस्ट पॉसिबल फोरकास्ट होना चाहिए, और अगले साल के एस्टिमेट को तैयार करने में ये फिर गाइड के रूप में उपयोगी होता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट या ये डिसबर्सिंग ऑफिसर के द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं, तो कौन तैयार करेगा? है जो
हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एचओडी के द्वारा जो साल के बजट के साथ इसको सबमिट नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्सेस एंड सरेंडर भेजा जाता है एफडी में, उसको देखते हुए फिर एफडी करता है। बजट एस्टीमेट है वो साल के शुरुआत में ही तैयार किए जाते हैं। उस समय पर अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट की बात करें तो फिर वो उसका यूज ही क्या रह गया कि उस वक्त तो एस्टीमेट तैयार ही कर रहे हैं, बजट का एस्टीमेट तैयार हुआ है। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट बाद में जो 1 दिसंबर को एक्सेस सरेंडर भेजते हैं, उसके बाद एफडी इनको देखता है, एक्सेस एंड सरेंडर के आधार पर ही करता है। तो इसमें जो रिवाइज्ड एस्टीमेट को फिर बादल जो स्टेज कहें कि लेटर स्टेज में जो एफडी है वो बजट वॉल्यूम में इंसर्ट कर देता है। तो प्रीपेड द बजट एस्टिमेट्स आर प्रीपेड टू अर्ली, तो बजट का एस्टिमेट तो पहले तैयार किया जाता है, तो उस वक्त इसका तो रिवाइज का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये इंसर्ट किए जाते हैं बजट वॉल्यूम में बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब किस आधार पर कि जो एंटीसिपेटेड एक्सेस ओवर एंड सरेंडर्स फ्रॉम द मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन, की जो भी अप्रोप्रिएशन था उसमें मॉडिफाई और कहीं पर कम खर्चा हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है, तो जो भी अप्रोप्रिएशन थे उनके मॉडिफिकेशन की वजह से कहीं पर एक्सेस, कहीं पर जो सरेंडर का फिगर हमें मिला है, उसके आधार पर जो कि एचओडी सबमिट करता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को फिर जो एचओडी के द्वारा जो मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन की जो जानकारी है कि एक्सेस और सरेंडर्स है वो दे दी, तो उनको देखते हुए फिर एफडी रिवाइज्ड एस्टिमेट तैयार करता है। तो एक्सेस एंड सरेंडर जो मेन चीज है, एचओडी जब एफडी को देता तो वहां पर एफडी को पता चलता है कि इस फील्ड में एक्सेस है, यानी कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, यहां कम हुआ है तो वहां से सरेंडर होगा। तो किस फील्ड में कितना क्या कुछ हुआ है आगे जब एस्टिमेट तैयार होगा अगले साल के लिए, तो अगले साल के एस्टिमेट में ये हेल्प करेगा कि किस फील्ड के में कितना खर्चा यहाँ पर जो एंटिसिपेटेड है, कि अभी क्योंकि शुरुआत में तो एस्टिमेट तैयार कर दिया है, उसके बाद उसमें चेंजेस यानी कि जो भी अप्रोप्रिएशंस हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं कि इतना खर्चा नहीं हो रहा है, तो वहां से एक्सेस और सरेंडर की जो एंटिसिपेशन है, यानी कि भविष्य में इतने खर्चे यहाँ ज्यादा होने की संभावना है, यहाँ पर पैसा बचेगा, उन्हीं के आधार पर फिर एस्टिमेट्स जो तैयार किए थे उनको रिवाइज किया जाता है एक्सेस एंड सरेंडर्स के फिगर के अकॉर्डिंग, और ये एफडी करता है। बाकी इसमें डिस्बर्सिंग ऑफिसर वगैरह का इनका कोई भी रोल नहीं होता है, न एचओडी का होता है। और जब ये नए साल का बजट होता है ये उसके साथ ही नहीं होता है, इसीलिए तो रिवाइज्ड है कि बाद में रिवाइज किया जाता है कि वहां पर कितनी एक्सेस एंड सरेंडर की एंटिसिपेशन है।